नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राजन बीटीसी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल सेक्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले प्रश्न पत्र में पिछले भाग में हम लोगों ने 20 प्रश्नों तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप वह भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से देख के फिर आप इसमें हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या चतुर्थ क्रियाकलापों का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ क्रियाकलापों की बात कर रहा है तो चतुर्थ क्रियाकलापों में मेनली दो चीज आता है, एक अनुसंधान और दूसरा प्रबंधन, यानी कि रिसर्च और मैनेजमेंट। ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। मेनली इसी पे फोकस है चतुर्थ व्यवसाय जो हमारा है। जो चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न श्रमिक हैं उनको वाइट कॉलर श्रम शक्ति कहा जाता है, यानी कि वाइट कॉलर वर्कर्स फोर्स कहा जाता है। जो चतुर्थ व्यवसाय है उसमें सूचना, जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य, मैनेजमेंट, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को कहा जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश। दोस्तों, मध्यकाल के समय में जैसे ये हमारी अगर पृथ्वी है तो आप जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें एक बेल्ट होती है 30 से 35 डिग्री, एक बेल्ट होती है 30 से 35 डिग्री की एक बेल्ट होती है। इस पेटी में जब व्यवसायिक जाते थे नौका से, जब इस व्यवसायिक जाते थे कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक इस बेल्ट में जब ये जाते थे तो इनका जो नाव होता था वो वायुमंडलीय क्रियाओं के कारण, इनकी वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। तो ये अपने साथ घोड़ों को लेके जाते थे, अश्व को लेके जाते थे। तो जहाँ पे इनको कठिनाई महसूस होता ये घोड़े को फेंक देते थे। इससे जलयान हल्का हो जाता था और आगे निकल जाता था। तो इसीलिए इसको अश्व अक्षांश पेटी का नाम दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश। नेक्स्ट, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर है थर्मोक्लाइन। इसका करेक्ट आंसर है थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो महासागरीय जल की ऊपरी परत और निचली परत है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं हम लोग ये हमारी एक महासागरीय पेटी है। तो इसमें जब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ से हम ये विभाजित कर पाएँ कि ये ऊपरी परत है और ये निचली परत है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक ऐसा बेल्ट होगा। तो इसके बीच का क्षेत्र होता है लगभग 300 से लेके 1000 मीटर तक। 1000 मीटर तक का जो बेल्ट होता है उसमें कभी कभी देखने को ये मिलता है कि उसमें जो तापमान होता है बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, इसलिए इसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और तेल उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टान नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसाद। आपको पता है दोस्त कि जो अवसाद होता है वो परत दर जमता है। तो जैसे ये परत है और इस परत के बीच में कोई जीवाश्म, धीरे धीरे वो पेट्रोलियम में बदल जाता है। ठीक है, चट्टान जो होता है वो हार्ड होता है और इसके बीच में जो जीवाश्म होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला के रूप में उभर के सामने आती है। तो वही पूछना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्टॉप एंड गो ये अवधारणा के नाम से ये जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर।
नौ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से इसको जाना जाता है। इसको रुको और जाओ कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर महोदय इसमें ये सिद्धांत में ये बताना चाहते हैं कि जो प्रकृति है और जो मनुष्य है, इन दोनों का एक दूसरे पे किसी का भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। दोनों का एक दूसरे पे कोई भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध बनाते हैं बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीमेटिक मानचित्र के संबंध में कुछ कूट दिया हुआ है, इसको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले तो आप ये बताएं कि मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आप जानते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक, एक होता है राजनीतिक, पॉलिटिकल मैप जिसको कहते हैं राजनीतिक, और एक जो तीसरा होता है वो थीमेटिक मानचित्र होता है। जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें नदी, पर्वत, पठार, पहाड़ इत्यादि को दर्शाया जाता है, ये आप जानते हैं। जो राजनीतिक होता है इसमें नगरों को दर्शाया जाता है। नगर हो गए, राज्य हो गए, राजधानियाँ हो गई, देश हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, इनको दर्शाया जाता है। लेकिन जो थीमेटिक मानचित्र होता है ये जैसे सड़क, वर्षा, वन इत्यादि को दर्शाता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, कूट दिया हुआ है, उसका बताना हमको आंसर। जो थीमेटिक मानचित्र होता है विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, बिल्कुल सही लग रहा है। भौगोलिक संबंधों को बताता है, जाहिर सी बात है भौगोलिक संबंधों को ही दर्शा रहा है ये सड़क, वर्षा, ये भी सही लग रहा है। अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहु विषय वस्तुओं को दर्शाता है, हाँ ये भी सही लग रहा है। क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है। क्षेत्र की सतही विशेषताओं को नहीं, ये इससे सहमत नहीं बन पा रहा है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कुछ मीटर दिया हुआ है और किस तो एनीमोमीटर जानते हैं किससे संबंधित है? एनीमोमीटर हवा की गति नापने के लिए, हवा की गति नापने के लिए। अच्छा, और रडार से भी आप लोग परिचित हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? गतिमान एवं स्थिर दोनों प्रकार की वस्तुओं की दूरी, गति, दिशा को नापने के लिए, ठीक है, यानी कि ये 2 लग रहा है। क्लाइनोमीटर आप जानते हैं कि ये जो ढाल होता है, ढाल जैसे अगर ये ऐसे है तो ये जो ढाल है, ये ढाल को मापने के लिए, ढाल का कोण नापने के लिए होता है क्लाइनोमीटर। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार अपने खुद मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट किताब लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमारी एलन सैम्पल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है। इन्होंने वातावरण निश्चयवाद का प्रबल समर्थन किया है। इनकी बुक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। दूसरी बुक है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिक कंडीशन। इन्होंने अपने वहाँ के हिस्ट्री को और वहाँ के जियोग्राफिक कंडीशन को बताया है। जियोग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंपल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह है?
थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। अच्छा, अगर इसको हम कोड़धारी कह दें तो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग कोड़धारी लिख दें, अब ये प्रश्न आसान हो गया। आप जानते हैं जो कोड़धारी होता है, जो कोड़धारी वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? टैगा जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहाँ पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो लगभग इसका अभाव पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मन के एक भूगोलवेत्ता थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनका थॉट भी आप पढ़े होंगे। क्या नाम था इनका? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी, और उसी से कॉस्मोग्राफी नामक शब्द ये निकल के आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कॉस्मोस जो था, कॉस्मोस, इनकी बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम था कॉस्मोस। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे, कहाँ के थे ये? तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। क्या थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है। आइसोहेलन जानते होंगे आप लोग, आइसोहेलन का लवणता समलवणता के जो वो लाइन होती है उसको मिलाता है। अच्छा, आइसोवॉल यह समगति को प्रदर्शित करता है, समगति को, यानी कि ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। आइसोहोट्स, आइसोहाइट, ये बहुत, इसका तो मैंने ठीक से याद किया। आइसोहाइट यानी कि वर्षा, यानी कि फर्स्ट। आइसो बार, ये आपका दबाव को दर्शाता है। किसको दबाता है? दर्शाता है दबाव को। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेनेजुएला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? अच्छा, थोड़ा सा आसान और कर दूं। ये जो अंध महासागर है, अगर इसको दक्षिणी अटलांटिक लिख दिया जाए तो दक्षिणी अटलांटिक, अब ये आपका आसान हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। धारा से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म जलधारा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करके, इसको पूरे अच्छे से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करूँगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे जो एक जलधारा बहती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी दक्षिणी विषुवत जलधारा। ये गर्म जलधारा होती है। फिर यहीं से जब ये नीचे आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्राज़ील गर्म जलधारा। और यहाँ नीचे से आता है फॉकलैंड की जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा। और फिर ये दोनों यहाँ पे मिलके फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और यहाँ से जो एक जलधारा ऊपर की ओर जाती है, इसी को बोला जाता है वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये कहाँ पे है? एक दक्षिणी अटलांटिक में है। ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और ये तो हो गया हमारा O2 का, ऑक्सीजन का। अब अगर हम बात करें CO2 का, तो CO2 के पुनर्चक्रण की बात की जाए तो इसका होता है 300 वर्ष। इसका कितना होता है? 300 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिनीत के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया है। तो कोबर का भूषण सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, और इस बार मेरे अनुमान से टीजीटी 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कोबर। तो इनको आप लोग जरूर देख के जाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कुंवर के अनुसार वर्तमान समय में जिन स्थानों पर पर्वत हैं वहाँ प्राचीन काल में भू अभिनीतियाँ थीं, जिसके चारों ओर दृढ़ भूखंड थे। इन भू अभिनीतियों को कुंवर ने पर्वत निर्माण स्थल बताया। इसके चारों ओर स्थित दृढ़ खंड को क्रेटोजेन नाम दिया है। इसके चारों ओर जो स्थल थे उनको क्रेटोजोन का नाम दिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उस उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग में कह रहा है, उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण वर्षा होता है? तो इसको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट, वर्तमान विगत की कुंजी है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वर्तमान विगत की कुंजी है, किसका स्टेटमेंट था ये, कौन कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ऊपरी क्षोभ मंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सक्रिय पट्टी होती है, जो ये सक्रिय पट्टी है, कहाँ से? 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सक्रिय पट्टी होती है उसी पे चलती हैं। अच्छा, जो ये चलती हैं, इनका जो स्ट्रीम चलती है इसकी दिशा कैसे होती है? तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ऐसे चलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से किस में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, स्वेज नहर के दोनों छोरों के दो पतन, यानी कि पोर्ट का बात कर रहा है, दो पतन कौन से हैं, पत्तन कौन से हैं? तो इसका पहले तो आप हमको ये बताएं कि जो ये स्वेज नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? पहले आप इस प्रश्न का जवाब दें। जी बिल्कुल करेक्ट। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट भूमध्य सागर, और यहाँ पे लाल सागर, इन्हीं को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। तो जो इसका उत्तर में जो पोर्ट है उसको पोर्ट सईद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सईद, पोर्ट सईद कहा जाता है। और जो दक्षिणी छोर पे स्थित है उसको पोर्ट स्वेज कहा जाता है, पोर्ट स्वेज कहा जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है और नदी दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो इसमें नागार्जुन से आप लोग परिचित हैं, कृष्णा 1, नागल यानी कि सतलज 4, मैथानवाद यानी कि बराकर नदी 2, और पोचमपाद यानी कि 3, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि इसका जो हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और अगर कहीं त्रुटि होगी, कुछ एडवाइस देना होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।